मेरी नजरें डाकुओं की उस जीप का सुराग लगा चुकी थीं जिसमें वो रवि भागवत को अगवा करके लाए थे। दाएं हाथ वाली बैरक नुमा इमारत के पहलू वाली दीवार के साथ नाकाफी रोशनी में वो जीप बस एक धुंधले हयूले की तरह दिखाई दे रही थी। अब यह भी यकीनी बात थी कि डाकुओं की टोली रवि भागवत को उसी इमारत में लेकर गई होगी। मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द का बगौर जायजा लेकर यकीन कर लिया कि वहां इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैंने दीवार से उतरने का इरादा किया, मगर तभी एक ख्याल जहन में आने पर मैं किसी भारी भरकम बिल्ले की तरह दीवार पर चलता हुआ अपने बाईं तरफ वाक़े कोठे की तरफ बढ़ा। मैं कुछ देर में कोठे की कच्ची छत पर चलता हुआ दाईं यानी दरवाजे की तरफ छोटी सी मुंडेर की तरफ बढ़ा। दीवार के सिरे पर पहुंचते ही मैंने अपनी पूरी कुव्वत समात इस्तेमाल करते हुए उस कोठे के अंदर मुमकिन तौर पर मौजूद अफराद में से किसी की आवाज सुनना चाहिए। मुझे लगा कि नीचे किसी ने कहकहा लगाया है। उस कहकहे की आवाज मुझ तक पहुंचने का एक मतलब तो था कि कोई बहुत जोर से हंसा है, और दूसरा मतलब यह था कि वहां कम से कम 2 अफराद मौजूद हैं। जाहिर है तन्हा तो कोई पागल ही कहकहे लगा सकता है। मैंने मजीद तवज्जो से सुनने की कोशिश की। हंसने वाले के खामोश होने के बाद कुछ देर कुछ सुनाई न दिया। फिर किसी ने एक बार फिर कहकहा लगाया। ये आवाज वाज़े तौर पर मुख्तलिफ थी। मैंने फैसला किया कि फिलहाल इतना तायुन काफी है। मुझे फौरी तौर पर अपनी कार्रवाई का आगाज कर देना चाहिए। अगले ही लम्हे में एक बार फिर दबे पांव कोठे की अकबी समत बढ़ रहा था। दीवार पर उतरने के बाद मैंने निहायत एहतियात से अपना जिस्म लटकाया और पांव कच्ची जमीन तक पहुंचने के बाद हाथ छोड़ दिए। अब मैं कोठे के दाएं पहलू में पहुंच चुका था। तभी मुझे उस तरफ वाली दीवार में एक खिड़की नजर आई जो उस वक्त बंद थी। मैंने उसके किवाड़ों के साथ कान लगाकर कोठे के अंदर से आने वाली बातों की आवाज सुनने की कोशिश की। वहां कोई शख्स ठेठ पंजाबी में खुशगवार लहजे में बोल रहा था। यार तुझे कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने पहले कभी अंग्रेजी शराब नहीं पी। मुफ्त की हाथ लगी तो आधी बोतल चढ़ा गया। उसके बाद मेरी आंख खुली तो देखा सारे घर वाले मेरी चारपाई के आसपास खड़े रोना पीटना कर रहे हैं। मैं उठकर बैठ गया तो उनकी चीखें निकल गईं। उस वक्त किसी के कहकहे ने उसे बात रोकने पर मजबूर कर दिया। फिर हंसने वाला बोला, अच्छा तो उन्होंने तो तुझे मुर्दा समझ लिया था, फिर क्या हुआ? मुझे अपनी कार्रवाई के लिए वो मौका बेहतरीन लगा। वो दोनों गुफ्तगू में इतने महव थे कि बाहर की तरफ से आने वाली किसी हल्की फुल्की आवाज की तरफ उनका ध्यान जाना मुश्किल था। लिहाजा मैं खामोश लेकिन तेज कदमों से कोठे के कोने की तरफ बढ़ा और फिर एहतियात से झांक कर देखा। कोठे का देहाती तर्ज का दरवाजा खुला हुआ था और कुमकुमे की पीली रोशनी बाहर पड़ रही थी। तभी अंदर से एक बार 2 अलग तरह के कहकहों की आवाज सुनाई दी। मैं कदम बकदम चलता हुआ दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर खुद को फौरी हरकत में आने के लिए तैयार रहने का हुक्म देकर बहुत एहतियात से अंदर झांका। महज 1-2 सानियों तक अंदर का जायजा लेने के बाद मैं पीछे हट गया। इस मुख्तसर से जायजे ने मुझे जो कुछ बताया उसके मुताबिक कच्चे कोठे के अंदर 3 चारपाइयां बिछी हुई थीं। तहाँ मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहां सिर्फ 2 अफराद थे। इनमें से खालिद सिखों वाले हुलिये वाला दीवार से टेक लगाए अपनी चारपाई पर बैठा था, जबकि बाईं तरफ दीवार के साथ तिरछी बिछी चारपाई पर एक शख्स चित लेटा हुआ था। उसका चेहरा मुझे साफ नजर नहीं आया, अलबत्ता ये वाज़ेह था कि उसके चेहरे पर सरदारों वाली मखसूस दाढ़ी मूछें नहीं थी, ना ही उसने पगड़ी बांध रखी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे और गुफ्तगू में मगन हैं, इसलिए मेरे झांकने की उन्हें खबर नहीं हो सकी। लेकिन अगर उनका ध्यान दरवाजे की तरफ होता तो वो मुझे फौरन देख लेते। अलबत्ता इस मुख्तसर जायजे में मुझे उन दोनों के आसपास कोई हथियार दिखाई नहीं दिए थे। मैंने अपने मुशाहिदे की रोशनी में तेजी से लाहे अमल तय करना शुरू किया। मेरे हमले का पहला हदफ बिल्कुल सामने दीवार से टेक लगाए बैठा हुआ सरदार होना चाहिए। अगर मैं उसे पहले ही हल्ले में मार गिराऊं तो चारपाई पर दराज उसके साथी पर भी उसे पूरी तरह संभलने का मौका दिए बगैर यलगार कर सकता हूँ। उसे तो सारी सूरत हाल समझने और चौकन्ना होने में खासी देर लग जाएगी। उसके बाद चारपाई से उठना अपनी जगह एक मरहला होगा, जबकि पहले उसे निशाना बनाया तो पहले से बैठे सरदार को अपने दिफा में कुछ न कुछ हाथ पांव चलाने का मौका मिल सकता है। इस तज्जिए पर यकसू होने के बाद मैंने हरकत में आने में देर न लगाई। मैंने गहरी सांस खींची और फिर अपने तई इंतहाई तेजी से कोठे में दाखिल हो गया। मेरी खुशकिस्मती के उस वक्त सरदार पूरी तरह अपने साथी की तरफ मुतवज्जे था और जोर जोर से हंस रहा था। उसका साथी भी करवट के बल लेटा उसका साथ दे रहा था। सरदार जब तक मुझे देख पाता मैं उसकी चारपाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मैंने उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलते देखी, मगर मैं इस दौरान में उस पर जस्त लगा चुका था। अगले ही लम्हे उस पर कयामत टूट पड़ी। मेरे मुड़े हुए घुटने उसकी छाती से टकराए थे, जबकि इस तसादुम के नतीजे में उसकी खोपड़ी भी अकब में दीवार से बुरी तरह टकराई थी।
उसके हलक से चीख की आवाज भी पूरी तरह खारिज न हो सकी और वो तेवरा कर पहलू के बल गिरने लगा। इस दौरान में मुझे भी दीवार से तसादुम से बचने के लिए दोनों हाथ सामने फैलाने पड़े। मेरे पास अपने हमले का निशाना बनने वाले की हालत जांचने की मोहलत न थी। मेरे दूसरे हदफ को इस गैर मुतवक्के सूरत हाल ने वक्ती तौर पर हवास बाख्ता कर दिया होगा, मगर बहुत से लोग हैरानी के झटके से बहाली में ज्यादा देर नहीं लगाते और मशीनी अंदाज में जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखते हैं, खुसूसन अगर वो हरबी फनून की खातिर खा तरबियत और मश्क के हामिल हों। मैं उसे संभलने का मौका देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। अगले ही लम्हे में खुद को समेट कर चारपाई पर खड़ा हुआ और बिजली की सी तेजी से अपने अगले हदफ का जायजा लिया। मैंने देखा कि वो दहशतज़दा नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अच्छा खासा भारी भरकम न होता तो शायद अब तक बैठ भी चुका होता। ये खतरा महसूस करते ही मैंने चारपाई की पट्टी पर दायां पांव रखा और फिर अपना जिस्म तोलते हुए दूसरी चारपाई की तरफ छलांग लगा दी। इस दौरान में मेरे बाएं हाथ ने दाईं कलाई मजबूती से थाम ली थी। मैं उस शख्स के पहलू में चारपाई पर पैरों के बल इस तरह गिरा कि मेरा दायां घुटना उस शख्स की कमर में धंस गया, मगर ऐन उसी वक्त मेरे दाएं बाजू की कोहनी तिरछे रुख से उसकी खोपड़ी पर दाईं तरफ टकराई थी। मुझे अपनी कलाई पर महसूस होने वाले दर्द से अपनी ज़र्ब कारगर होने का अंदाजा हुआ। उस शख्स के हलक से खारिज होने वाली दर्दनाक कराह ने भी मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। मैंने खुद को संभालते हुए अपने शिकार का जायजा लिया। उसकी आंखें हलकों से उबल रही थीं और जिस्म धीरे धीरे झटके खा रहा था। उन दोनों पर मेरी यलगार वाज़े तौर पर उनके लिए तबाहकुन साबित हुई। अगरचे मैंने हलाक करने की नीयत से उन दोनों पर हमला नहीं किया था, मगर उन्हें संभलने और जवाबी हमले का मौका दिए बगैर एक ही हल्ले में मार गिराना मेरी मजबूरी थी। ऐसे में मेरे लिए उन पर गैर मोहलकवार आजमाने की कोशिश मुमकिन नहीं थी। लिहाजा मैंने उन दोनों की मौत का इम्कान जहन से झटक कर तेजी से कोठे का जायजा लिया। मुझे फौरन ही दाएं तरफ वाली चारपाई के सरहाने एक 2 नाली शॉटगन दीवार से टेक लगाए खड़ी नजर आई। उसके कारतूसों से भरा पट्टा भी साथ ही मौजूद था। कोई और हथियार आसपास नजर न आने पर मैंने कोई पिस्तौल या रिवॉल्वर हाथ लगने की उम्मीद में तेजी से बार बार उन दोनों के जिस्म टटोले। आतिशी हथियार तो नहीं, अलबत्ता मुझे सरदार की कमर से बंधी न्याम से भारी से दस्ते वाला एक लंबा सा खंजर जरूर हाथ लग गया। मैं शॉटगन से फायरिंग का कोई इरादा नहीं रखता था, मगर जिंदगी दाव पर लगने की सूरत में मजबूरन उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती थी। लिहाजा मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दोनों नालों में कारतूस लोड कर दिए, ताहम सेफ्टी कैच बदस्तूर लॉक रहने दिया। मैंने कोठे में मजीद वक्त ज़ाया करना फजूल समझा और दोनों हथियार अपने कब्जे में लेकर दरवाजे पर जा पहुंचा और हल्की रोशनी में फाटक का बगौर जायजा लिया। बंद चौबी पाटों के कुंडे एक जंजीर से बाहम मुंसलिक किए गए थे, ताहम मुझे उनमें कोई कुफल नजर न आया। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और कुंडों से जंजीर खोल दी। मैं पाटों को खुला रहने देना चाहता था। वो हल्की सी आवाज के साथ बाहर की तरफ खुलने लगे, ताहम कोई 2 फुट का दरमियानी खला पैदा होने के बाद दोनों पार्ट साकित हो गए। मैंने फाटक को उसी हालत में छोड़ा और फिर पलटकर उस इमारत की तरफ नजरें जमा दी जिसके पहलू में मुझे जीप खड़ी नजर आई थी। बगौर जायजा लेने के बावजूद मुझे उस तरफ कोई ज़ीरूह दिखाई न दिया। इमारत का बड़ा दरवाजा भी बदस्तूर नजर आ रहा था, मगर मुझे यकीन था कि डाकुओं का टोला उसी इमारत के अंदर है। इससे पहले कि उनमें से कोई किसी जरूरत से बाहर निकले, मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए। मेरी कामयाबी का वाहिद इम्कान यही है कि मैं बेखबरी में उन्हें जालूं। अगर वो मेरी मौजूदगी या कार्रवाई से बाखबर हो गए तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अगले ही लम्हे मैं खामोश कदमों मगर हत्तुल इम्कान तेज रफ्तारी से बैरक नुमा इमारत की तरफ दौड़ रहा था। इस दौरान में मेरी नजरें मुसलसल उस बंद दरवाजे पर जमी हुई थी जिसके अकब में मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 डाकू रवि भागवत समेत मौजूद थे। हो सकता है वहां डाकुओं के मजीद साथी भी उनके मुंतजिर रहे हों। मैं बगैर किसी रुकावट या उलझन के बैरक के कोने पर पहुंच गया। चंद सानियों तक अपना सांस दुरुस्त करने के बाद मैं दीवार से लगभग चिपकते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। शॉटगन इस दौरान में मेरे बाजुओं में इस हालत में मौजूद थी कि दोनों नालों का रुख उफक की जानिब था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं बगौर अंदर की सुनगुन लेने की कोशिश करने लगा। बज़ाहिर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मैंने शॉटगन दाएं हाथ में संभालते हुए बाएं हाथ से दरवाजे को धीरे से अंदर धकेला, मगर दोनों किवाड़ों में हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई। यह मुशाहिदा मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं था। फिर मोहूम सी उम्मीद टूटने से थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई। मैंने यहाँ तक पहुँचने के दौरान में ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए पहले से कोई वाज़ेह लाहे अमल तय नहीं किया था। दरवाज़ा खुलवाने का एक सीधा साधा सा तरीका तो यही था कि मैं दस्तक देता और दरवाज़ा खोलने वाले के सीने पर शॉटगन की नाल रख कर चुपचाप बाहर आने का हुक्म देता।
फिर उसे एक तरफ ले जाकर उसकी खोपड़ी बजा देता और खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर बाकी डाकुओं से निपटने की कार्रवाई आगे बढ़ाता। मगर इस तरकीब में ये कबाहत थी कि दरवाजे पर दस्तक से शायद अंदर मौजूद तमाम डाकू मुतवज्जे हो जाते और उन्हें बेखबरी में जा लेने का मौका मेरे हाथ से निकल जाता। यह भी मुमकिन था कि इस गैर मुतवक्के मुदाखलत से हैरानी के आलम में एक की बजाय 2 डाकू बैक वक्त दरवाजे पर आ जाते। ऐसी सूरत में उन पर बैक वक्त काबू पाने में मुझे मुश्किल पेश आ सकती थी और दाव उल्टा भी पड़ सकता था। इन खतरों से बचने के लिए मुझे मुतबादिल तरकीब पर अमल करना ज्यादा मुनासिब लगा, यानी इमारत में दाखिले के लिए किसी खिड़की या अकबी दरवाजे की तलाश और खंजर की मदद से उसे खोलकर चुपके से अंदर दाखिल होना और डाकुओं पर अचानक छापा मारना। इससे पहले कि मैं इस मुतबादिल तरकीब पर अमल का आगाज करता, अचानक मुझे दरवाजे के अकब में खासे करीब से 2 अफराद के पंजाबी में आपस में बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उनके अल्फाज समझने की कोशिश की, मगर तभी मुझे लगा कि वो आवाज़ें लम्हा ब लम्हा बुलंद हो रही हैं। इसका मतलब यही हो सकता था कि वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पास सोचने समझने की मोहलत नहीं थी, लिहाजा मैं तेज़ी से दरवाजे के पास से हटा और वापस इमारत के कोने की तरफ दौड़ लगा दी। मैं बमुश्किल कोने के करीब पहुंचा ही था कि इमारत का दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ अकब से सुनाई दी। मैं कोने पर पहुंचकर तेजी से मोड़ घूमा और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मेरे कान मुसलसल इमारत के दरवाजे की तरफ जमे हुए थे। चंद ही सानियों के बाद मुझे उन्हीं दोनों अफराद की आवाज़ सुनाई दी। उनमें से एक ने गुस्सीले लहजे में कुछ कहा। मुझे उसके अल्फाज तो पूरी तरह समझ में नहीं आए, अलबत्ता ठेठ किस्म की गंदी गाली जरूर पहचान ली। तभी मैंने वो आवाज़ पहचान ली। ये वही डाकू था जिसने रवि भागवत के बंगले में अपने साथी का नाम लेने पर नीले लिबास वाले डाकू से गंदी गाली के साथ छिड़की खाई थी। उसके साथ ही मैंने उसके साथी को भी पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसका साथी रिवॉल्वर बरदार डाकू था। उन दोनों डाकुओं की शनाख्त मेरे लिए कोई चौंका देने वाली बात नहीं थी। मुझे तो असल में ये सवाल बेचैन कर रहा था कि ये दोनों किस इरादे से बाहर निकले हैं, क्योंकि अगर वो फाटक की तरफ जाते हैं तो मेरे लिए मामला बिगड़ जाने का खतरा है। कोठे में बेहोश या मुर्दा हालत में पड़े डाकुओं को देखकर ये हंगामा बर्पा कर देंगे। ये भी लगभग यकीनी बात है कि ये दोनों पिस्तौल और रिवॉल्वर से मुसल्ला होंगे और कोठे का मंजर देखकर हद दर्जे चौकन्ना हो जाएंगे। लिहाजा उन्हें मार गिराना भी आसान नहीं रहेगा। मेरी खैरियत इसी में है कि उनके फाटक तक पहुंचने से पहले ही आंधी और तूफान की तरह उन पर हल्ला बोल दूं। मगर तभी मैंने निस्बतन करीब से पिस्तौल बरदार डाकू की आवाज़ सुनी। वो हैरानी और तशवीश के मिले जुले तासुरात के साथ कह रहा था, यार सतवंत, जरा गौर से देख, फाटक वाकई खुला हुआ है या मेरी आंखों का धोखा है। ये सुनते ही मुझे अपने आसाब तनते महसूस हुए। क्या मेरी एक छोटी सी गलती मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करने वाली है? किसी खतरे का एहसास होने पर ये दोनों खबीस वापस इमारत में घुस गए और अपने साथियों को खबरदार कर दिया तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर तभी मैंने रिवॉल्वर वाले डाकू की आवाज़ सुनी। उसने लापरवाही से हंसते हुए कहा, वो मोटा कुलवंत राम खेतों में गया होगा, तुम्हें तो पता है उसे घंटे 1.5 घंटे के बाद जरूरत पड़ती है। ताहम पिस्तौल वाले ने अपने साथी की हंसी में साथ न दिया। वो शायद अब भी फाटक की तरफ देख रहा था। तभी सतवंत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बोला, वो फाटक खुला है तो अच्छी बात है, हमें वहां पहुंचकर खुलवाना नहीं पड़ेगा। तू जल्दी कर, भूख बहुत लग रही है, खाना लेकर वापस भी आना है। तभी मैंने उसकी आवाज मजीद करीब आती महसूस की। मैं तो उसके अल्फाज सुनकर पहले ही चौकन्ना हो चुका था। इसका मतलब है वो दोनों जीप लेकर खाना लाने के लिए यहाँ से शायद गांव का रुख करने वाले हैं। उन दोनों का रुख मेरी ही तरफ है। अगर मैंने फौरन ही खुद को नहीं छुपाया तो उनकी नजरों में आ जाऊंगा। मेरे पास छुपने के लिए महज चंद सानियों की मोहलत थी और मुझे जीप के अकब में छुपने के अलावा कोई जगह समझ में न आई। मैं जीप के दूसरी तरफ पहुंचा ही था कि दोनों डाकुओं के हजूले इमारत के कोने से नमूदार होते नजर आए। जीप के उस तरफ तारीकी काफी ज्यादा थी, मगर फिर भी इस तरफ से जीप की फ्रंट सीट पर बैठने वाले डाकू को मेरा स्याह हयूला नजर आ सकता था। लिहाजा मैं खुद को पूरी तरह पोशीदा करने के लिए जीप के अकब में पहुंच गया। मैं इस दौरान में उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना लाहे अमल तय कर चुका था। मैं उन दोनों को फाटक तक पहुंचने की मोहलत नहीं दे सकता था, क्योंकि इस सूरत में मेरे हाथों खाक चाटने वाले उनके साथियों का हशर उनसे पोशीदा न रहता। मुझे इससे पहले ही उन्हें बेखबरी में निशाना बनाना था और इस कार्रवाई के लिए ये नीम तारीक जगह इंतहाई मुनासिब थी। लिहाजा अपनी तरफ से हत्तुल इम्कान खामोशी से किसी बड़े से अजदहे की तरह रेंग कर जीप के अकबी हिस्से में चढ़ गया। मुझे इत्मीनान था कि तारीकी के अलावा अकबी हिस्से पर मौजूद कैनवस की छत भी मुझे उन दोनों की नज़रों में आने से बचा लेगी। मैं आमने सामने वाक़े लंबी नशिस्तों के दरमियान दुबक कर लेट गया। इस दौरान में मेरे कान बाहर से आने वाली आवाज़ों पर लगे हुए थे। तभी मैंने ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और फिर कोई स्टीयरिंग के अकब में बैठ गया।
पैसेंजर साइड का दरवाज़ा भी लगभग फौरन ही खुलकर दोबारा बंद हुआ था। उसके साथ ही मैंने आदतन शॉटगन के सेफ्टी कैच के लॉक पोजीशन में होने की तस्दीक की और एक्शन में आने के लिए तैयार हो गया। मैं शॉटगन की नालें दोनों हाथों में मजबूती से थामते हुए धीरे धीरे पंजों के बल बैठ गया। तभी मैंने पिस्तौल बरदार डाकू की संजीदा आवाज सुनी। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं सुक्की भाया जी से कहूंगा कि उस कुलवंते और अजीते को वार्निंग दे। इनमें से कोई बाहर खेतों में गया है तो दूसरे को फाटक पर खड़े होकर पहरा देना चाहिए। हम जिस बंदे को उठा लाए हैं वो बहुत दौलत और रुतबे वाला है। एयरफोर्स वालों में भी उसकी पहुंच है। सवेरा होने से पहले ही पूरे पठानकोट की पुलिस उसकी खोज लगाने निकल पड़ेगी। इतनी लापरवाही ठीक नहीं। इस मर्तबा रिवॉल्वर बरदार ने भी संजीदगी से कहा, तुम ठीक कह रहे हो छोटे वीर, मगर मेरी सलाह है कि सुक्खी पाजी से शिकायत न लगाओ। हम खुद समझाएंगे। वैसे मुझे इत्मीनान हो चुका था कि वो अपनी बातों में इतने महव हैं कि मेरी किसी नकलो हरकत का उन्हें फौरी एहसास नहीं होगा। लिहाजा यही काम दिखाने का बेहतरीन वक्त है। मैं जैसे ही शॉटगन तोल कर उठा, मुझे सतवंत बाईं तरफ यानी पैसेंजर सीट पर बैठा नजर आया। उसकी किस्मत के मैंने अपनी सहूलत के मुताबिक दाएं से बाएं ज़रब लगाने का पहले ही फैसला कर रखा था। मैंने बमुश्किल निस्फ लम्हे में ताक कर निशाना लिया और शॉटगन का 24 दस्ता उसके दाएं कान से जरा ऊपर खोपड़ी पर दे मारा। चोट हदफ पर लगी। सुतवंत के हलक से हिचकी से मुशाबे जोरदार आवाज निकली और वो जीप के बाईं दरवाजे से टकरा गया। मेरे पास उसकी हालत जांचने की मोहलत नहीं थी, क्योंकि मैं एक लम्हे की भी ताखीर कर देता तो मेरे दूसरे शिकार को सूरत हाल भांपने की मोहलत मिल जाती। लिहाजा मैंने बिला ताखीर शॉटगन के दस्ते से उसकी खोपड़ी पर हत्तुल वसा नपी तुली जरब लगाई। जरब लगते ही उसका सर एक झटके से पीछे हटा और फिर वो तेवरा कर जीप के फौलादी स्टीयरिंग पर ढेर हो गया। मैंने चंद ही सानियों में अंदाजा लगा लिया कि वो भी नाकारा हो चुका है। लिहाजा उसकी हालत नजरअंदाज करके मैं जल्दी से उसका लिबास टटोलने लगा। जल्द ही रवि भागवत के दरबान से छीना हुआ ब्राउनिंग पिस्तौल मेरे कब्जे में आ गया। मैंने वक्त की कमी की वजह से सुतवंत के पास मौजूद रिवॉल्वर तलाश करने की कोशिश नहीं की। तहाँ मैंने वो शॉटगन बदस्तूर लोडेड हालत में अपने साथ रखने का फैसला किया और जीप से उतर आया। मैं तेज कदमों से इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इम्कान कम था कि इतने मुख्तसर वक्त में किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया हो, मगर यह बात खारिज अज इम्कान नहीं थी। लिहाजा मैंने कदरे इस्तराब के साथ दरवाजे के किवाड़ों पर हल्का सा दबाव डाला। उन्हें खुलता देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ताहम मैंने दरवाजा पूरा खोलने से पहले अंदर का बगौर जायजा लेना मुनासिब समझा। मुझे अंदर नजर डालते ही पता चल गया कि अंदर बड़ा सा हॉल है, मगर हर तरफ बेतरतीबी से बिखरे काठ कबाड़ की वजह से कुछ भी वाज़े दिखाई नहीं दे रहा। हॉल में आगे जाकर दाएं और बाएं दीवारों के साथ कुछ कमरे बने हुए थे, जिनमें से दाएं तरफ वाले 3 कमरों के खुले दरवाजों से रोशनी बाहर झांक रही थी। ताहम मुझे वहां किसी जीरूह की झलक नजर नहीं आई। बज़ाहिर मैदान साफ पाकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा बे आवाज पूरा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। अकब में दरवाजा ढालकर मैंने हत्तुल इम्कान कम आवाज के साथ पिस्तौल कॉक करके गोली चैम्बर में पहुंचाई और उसे अपना काम दिखाने के लिए चौकन्ना कर दिया। मेरे पास तस्दीक करने की मोहलत नहीं थी कि पिस्तौल में कितने राउंड्स की गुंजाइश वाला मैगजीन लगा हुआ है। तहम मुझे अंदाजा था कि उसमें 13 से 15 राउंड्स होंगे, जो मेरे ख्याल में मेरे मकसद की तकमील के लिए बहुत काफी थे। अब मैं देख सकता था कि दरमियान में मौजूद रास्ते के दोनों तरफ किसी किस्म की मशीनें नस्ब थीं। तहम उनकी खस्ता हालत बता रही थी कि वो कई बरसों से बरुए कार नहीं आई हैं। मैं इस दौरान में बेआवाज कदमों से आगे बढ़ रहा था। मेरी नजरें उन तीनों कमरों की तरफ जमी हुई थी जिनसे रोशनी झांक रही थी। किसी भी लम्हे उन कमरों में से कोई डाकू बरामद हो सकता था और उस खुली जगह पर मेरे लिए उसकी नजरों से छुपने की कोई सूरत नहीं थी। लिहाजा मैं जल्द से जल्द उन कमरों तक पहुंच जाना चाहता था, ताकि मुझे कम से कम उन कमरों की पहलू वाली दीवार की आड़ लेने का मौका मैसर आ जाए। खुशकिस्मती से मैं किसी उलझन के बगैर दीवार की आड़ में पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर चंद ही सानियों के बाद मैं कोने पर पहुंचकर दाएं तरफ कोई 8 फुट आगे मौजूद खुले दरवाजे से आने वाली कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे बिल्कुल इंतजार न करना पड़ा। कमरे में कोई शख्स बात कर रहा था। मैंने उसके लहजे में खफगी तो भांप ली, मगर मुझे उसके अल्फाज वाज़े सुनाई नहीं दे रहे थे। मैंने पूरी तवज्जो मरकूज करके उसकी बात समझने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तंग आकर मैंने सोचा कि कमरे में होने वाली बातें सुनने और समझने के तकल्लुफ में पड़े बगैर बराह रास्त हल्ला बोल दूं, मगर फिर मैंने कुछ तवक्कुफ का फैसला किया। मेरे लिए कम से कम ये जानना जरूरी था कि इस कमरे में कितने डाकू हैं। अगर तीनों डाकू इसी कमरे में हुए तो मुझे अलग लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा, और अगर 2 इस कमरे में और तीसरा किसी और कमरे में हुआ तो मेरी हिकमत अमली कुछ और होगी। इस हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचने का मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं खतरा मोल लेकर उस कमरे के दरवाजे तक जाऊं
और अंदर मौजूद अफराद की गुफ्तगू से उनकी तादाद भांपने की कोशिश करूं। उन्हें एक दूसरे की बात के जवाब में कुछ तो बोलना ही है। ज्यादा सोच विचार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बिला तवक्कुफ खुले दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं अभी चंद कदम ही चला था कि ठेठ पंजाबी बोलने वाले के अल्फाज कुछ वाजे हो गए। मुझे सबसे पहले सुतवंत का नाम समझ में आया। बोलने वाले ने उसके नाम के साथ एक घिसी पिटी देहाती गाली भी जोड़ दी। मैं इस असना में दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया और बोलने वाले की बातें ही मेरी समझ में नहीं आई। मैंने उसे शनाख्त भी कर लिया। ये वही नीले लिबास वाला डाकू था जो मेरे अंदाजे के मुताबिक उन पांचों में से सबसे जी हैसियत था और बाकी चारों काफी फरमाबरदारी का मुजाहरा कर रहे थे। उस वक्त वो कह रहा था, यार मेरा बस चले तो उस डंगर को इतने छित्तर मारूं कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। मुझे डर है कि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हमें सुखी भाई की डांट सुनना पड़ेगी। बंदे को वही काम करना चाहिए जो उसे आता हो।